फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 39 में से रूल 6 से लेकर के रूल 10 तक की बात करेंगे। इसमें रूल 6 से लेकर के रूल 10 तक जो है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स या अंतर्वर्ती आदेश के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये समझना होगा कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होते क्या हैं। ऐसे आदेश जिनको तत्काल करने की आवश्यकता होती है और इमरजेंसी होती है, उनमें से वह नहीं किया जाए तो उस समय उसमें नुकसान हो सकता है। ऐसे इमरजेंसी आदेश जो होते हैं, छोटे आदेश, वो इंटरलोकेटरी आदेश होते हैं। जैसे इसमें से रूल 6 कहता है कि पावर टू ऑर्डर इंटरिम सेल। रूल 6 कहता है अंतरिम विक्रय का आदेश देने की शक्ति। अब कोर्ट को ऐसा इमरजेंसी लगता है, कोर्ट के पास में ऐसा प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि किसी पक्षकार के द्वारा, चाहे वो वादी के द्वारा चाहे वो अपोजिट पार्टी के द्वारा, कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्षयशील है, मतलब वो प्रॉपर्टी नष्ट हो सकती है। और प्रकृति का ऐसा एक उसमें खूबी है कि वह प्रकृति में जैसे ही रखी जाएगी वैसे ही वह नष्ट हो सकती, खराब हो सकती है। ऐसी कोई चीज अगर कोर्ट के समक्ष में आती है और जिसको कोर्ट कुर्क करने का आदेश दे करके कुर्क करवा चुका है और कोर्ट की कस्टडी में है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो जंगम संपत्ति है, वो कोर्ट के कस्टडी में है कुर्क करने के बाद में, और वह क्षय हो रही है, तुरंत नष्ट होकर बर्बाद हो जाएगी, तो कोर्ट उसके विक्रय का आदेश दे सकता है और विक्रय करके उसकी रकम अपने पास जमा करा सकता है। ये इसमें रूल 6 में कहते हैं। अब रूल 7 में कहते हैं कि डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट्स। रूल इसका 7 कहता है कि वाद की विषय वस्तु का निरोध, परिरक्षण, निरीक्षण आदि करने की कोर्ट की शक्ति है। कोर्ट में किसी पक्षकार के आवेदन पर अगर किसी चीज का निरीक्षण करना है या उसको कब्जे में लेना है, डिटेंशन करना है, या उसका परिरक्षण करना है और प्रार्थना पत्र देता है और कोर्ट के उसके विषय वस्तु के बारे में जिस पर वो दावा चल रहा है उसके बारे में कोई पक्षकार अगर प्रार्थना पत्र देता है और कोर्ट ये समझती है कि उसका डिटेंशन करना या उसका प्रिजर्वेशन करना या उसका इंस्पेक्शन करना आवश्यक है, तो कोर्ट उसको तत्काल आदेश दे करके उसका इंस्पेक्शन करवा सकती है, प्रिजर्वेशन करा सकती है, या तो उसको डिटेंशन कर सकती है, ऐसा कर सकती है। और उसके साथ साथ ये भी आदेश देगी कि अगर वो कहीं पर किसी घर में है या किसी बंद जगह पर है तो उसमें वो प्रवेश करने का भी आदेश दे सकती है कि उसमें प्रवेश करके इन चीजों का इंस्पेक्शन किया जाए या इनका प्रिजर्वेशन किया जाएगा, उनको रखा जाए या उनको डिटेंशन किया जाए, उनको कब्जे में लिया जाए। तो इस तरीके का आदेश देने का पावर रूल 7 में दिया गया। अब इसका रूल 8 कहता है एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर्स टू बी आफ्टर नोटिस। रूल इसमें 7 के बाद रूल 8 कहता है कि ऐसे आदेशों के लिए आवेदन सूचना के पश्चात किया जाएगा। रूल 8 में कहा कि जो रूल 6 में और रूल 7 में, इन दो में प्रार्थना पत्र दिया गया है वाद संस्थित होने के बाद और निर्णय के पहले कभी भी इसका प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है कि उसको बेचने का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है जो कस्टडी में मूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिटेंशन में प्रिजर्वेशन कराना है या इंस्पेक्शन कराना है। तो वाद दाखिल करने से लेकर के निर्णय के पहले तक कभी भी उसको प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है, लेकिन वह प्रार्थना पत्र पर विपक्षी को सूचना अवश्य दी जाएगी। एक ही शर्त पर उसको सूचना नहीं दी जा सकती है कि जब उसको ये मालूम है कि वो विपक्षी यदि को सूचना दी जाएगी तो वह इसको विलंब करेगा
और उस जो विषय वस्तु की चीज है जैसे मोबाइल प्रॉपर्टी है वो बर्बाद हो जाएगी। अगर उसको सूचना दी जाएगी तो इतना विलंब हो जाएगा कि वो नष्ट हो जाएगी। इमरजेंसी है तो फिर बिना सूचना के कर सकता है, अदरवाइज विपक्षी या अपोजिट पार्टी जो भी है उसमें से जिसने प्रार्थना पत्र दिया है उसके खिलाफ पार्टी को सूचना देना आवश्यक होगा। अब इसका रूल 9 कहता है व्हेन पार्टी में बी पुट इन इमूवेबल पोजीशन ऑफ लैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। रूल इसका 9 कहता है जो भूमि वाद की विषय वस्तु है उस पर पक्षकार का तुरंत कब्जा कब कराया जा सकेगा। मतलब जो जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर किसी रियल ओनर का कब्जा कब कराया जा सकेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं इसमें रूल 9 में। रूल 9 में कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कब्जे में है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का राजस्व गृह कर या लगान उसमें जमा होती है, लेकिन जो व्यक्ति कब्जे में है ना तो वो गृह कर देता है, ना तो वो कोई राजस्व जमा करता है, ना ही उसका रेंट जमा करता है और वो पोजीशन में है। दूसरा व्यक्ति जो रियल ओनर है वो उस पर वाद लाता है और इस बात को साबित करता है कि ना तो इसका राजस्व जमा करता है और ना ही इसका रेंट जमा करता है, यह इस पे कब्जे में है, अवैध कब्जेदार है और वह व्यक्ति जो रियल ओनर है वह जमा करने के लिए तैयार है और कोर्ट उस प्रॉपर्टी को विक्रय का आदेश दे देती है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को जो रियल ओनर है उसको उस व्यक्ति पर उसका कब्जा हटा करके इस जो रियल ओनर है उसको कब्जा दिला सकती है। अगर वह राजस्व और बकाया देने के लिए तैयार है तो जैसे ही वो जमा करता है वैसे ही उसका पोजीशन कोर्ट दिलवा सकती है। इस बात के लिए रूल 9 है कि एक ही शर्त पर उसको तुरंत कब्जा दिलाया जा सकता है जब राजस्व या सरकार का बकाया जो रियल ओनर है जमा करने के लिए तैयार है। अब रूल 10 इसमें कहा डिपॉजिट ऑफ मनी एक्सेट्रा इन कोर्ट। रूल 10 में कहा कि न्यायालय में धन आदि का जमा किया जाना। इसमें कहा गया कि जो धन है या चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो किसी न्यासी के पास में है, मतलब किसी के सुपुर्द में है और दूसरे के सुपुर्द में है। अब क्या करता है कि न्यायालय उस पर ये आदेश दे सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी है या जो धन है वह न्यायालय में जमा किया जाए या जो रियल ओनर है उसको दिया जाए। तो उसके साथ में रियल ओनर को एक बात का वो करेगा आदेश कि वह उसमें प्रतिभूति जमा करे कि वो रियल ओनर है और अगर ऐसा कुछ गलत पाया जाता है तो वो प्रतिभूति जमा करे कि प्रतिभूति के तहत उसको वसूला जा सके। तो जो धन है या चल संपत्ति है वो किसी अदर के पास में या न्यासी के पास में है तो कोर्ट ये आदेश कर सकता है कि उसकी संपत्ति कोर्ट में, धन है या चल संपत्ति कोर्ट में जमा कराई जाए और या प्रतिभूति जमा की जाए उसकी, कि प्रतिभूति जमा के वो संपत्ति को बर्बाद नहीं करेगा या धन को वो खर्च नहीं करेगा, तो ऐसे के लिए वो प्रतिभूति भी जमा करा सकता है। तो ये जो आदेश थे ये तत्काल के आदेश थे, इंटरलोकेटरी ऑर्डर इनको कहते हैं। ये कोर्ट को पावर है रूल 6 से लेकर के रूल 10 तक और आदेश 39 में दिए गए, ये क्लियर हो गए होंगे। अब आदेश 40 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।